बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। फ्रेंड्स, आज हम फ्रिक्शन पर आधारित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको अलग अलग टेस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड, और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। यानी हम दोनों केस लेने वाले हैं। टर्न पर हमारी कार जब पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए एक सर्कुलर मोशन लेना पड़ता है, और वो जब सर्कुलर मोशन लेकर के मुड़ रही होगी तो दो तरीके के रोड आते हैं प्रैक्टिस में। एक तो है बैंक्ड रोड और एक लेवल रोड। लेवल रोड यानी नॉर्मल जो फ्लैट रोड है, और बैंक्ड रोड को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके लिए हम आगे डायग्राम पर चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें ये वाली जो रोड दिख रही है यानी फ्लैट, ये लेवल रोड है, और जो दूसरी वाली ये दिख रही है ये हमने रोड का आउटर एज जो है उसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। आउटर एज हम क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि आप कार को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखें कि कार सर्कुलर मोशन किस तरीके से लेगी टर्न पर मुड़ने के लिए। ये है सर्कुलर मोशन का ट्रैक, यानी इस सर्कल पर उसे टर्न करना है। तो इस सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो इधर ओ की साइड होगा, इधर होगा सेंटर सर्कुलर मोशन का। तो फ्रेंड्स, जो सेंटर की ओर रोड का एज है, किनारा है, उसे हमने ऊपर नहीं उठाया, और बाहर वाले एज को हमने लेवल से ऊपर उठा दिया, जिससे जो रोड का लेवल है, रोड की सतह है, उसमें एक स्लोप आ गया, एक ढलान आ गया। आप देख पा रहे हैं उस ढलान को। यानी लेवल रोड के कंपैरिजन में थीटा एंगल का ढलान आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह जो हम लेवल रोड के आउटर एज को ऊपर उठाकर रोड में एक ढलान दे देते हैं, एक स्लोप दे देते हैं, इसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। ये हमारी बैंक्ड रोड हो गई, और थीटा एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो फ्रेंड्स, आपको बैंकिंग समझ में आ गया होगा। और आज हम यहाँ ये दोनों केस स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड एज वेल एज सर्कुलर मोशन ऑफ द कार ऑन लेवल रोड। अगर लेवल रोड पे हमारी कार टर्न लेगी तो क्या होगा, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसकी पॉसिबल, जिससे वो टर्न पर चल सकती है। और अगर वो बैंक्ड रोड पर टर्न ले रही है तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होगी, जिससे वो टर्न पर चल सकती है, मुड़ते समय चल सकती है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इसलिए क्योंकि उससे कम वेलोसिटी अगर आप दे रहे हैं तब तो वो मुड़ सकती है, उतनी ही वेलोसिटी दे रहे हैं तो बैलेंस रहते हुए बहुत अच्छे से वो मुड़ पाएगी। अगर हम उससे ज़्यादा वेलोसिटी देने का कोशिश भी करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हमारी कार बाहर की तरफ फिसलने लगेगी। आपने प्रैक्टिस में भी, प्रैक्टिकली भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत स्पीड से अगर कोई कार या वैन टर्न पर मोड़ने की कोशिश कर रही होती है तो बाहर की तरफ फिसल जाती है। उसका एक्सप्लेनेशन आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। आप समझ पाएंगे कि ज़्यादा स्पीड से टर्न करते समय कार क्यों बाहर की तरफ मुड़ जाती है, बाहर की तरफ फिसलने लगती है। तो फ्रेंड्स, आगे आते हैं। अ कार ऑन टर्न कंप्लीट्स अ सर्कुलर मोशन व्हेन इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अ कार ऑन टर्न कंप्लीट्स अ सर्कुलर मोशन, hence it needs
सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जब कार टर्न पर आएगी, उसे मुड़ना है तो सर्कुलर मोशन पे होगी। और सर्कुलर मोशन चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं उस वीडियो में कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, यहाँ बता दें कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई नया फोर्स नहीं होता है। जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है, एक आवश्यकता है, और वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होगी तो जो सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट होगा। इस केस में कार टर्न कर पाएगी अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिल पाएगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कार को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, कौन से फोर्स हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। ऑन अ लेवल रोड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। जब हम लेवल रोड की बात करते हैं तो वहाँ रोड और टायर के बीच का जो फ्रिक्शन है वही एक ऐसा फोर्स है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमें दे रहा होगा, वैन को प्रोवाइड करता है। और जब सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है एक लार्ज अमाउंट फ्रिक्शन की चाहिए होगी। और इतना ज़्यादा फ्रिक्शन जब रोड और टायर के बीच जनरेट किया जाएगा फ्रेंड्स, तो टायर जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। सो द लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। टू अवॉइड दिस द कर्व्ड रोड इज गिवन एन इंक्लिनेशन विद इट्स आउटसाइड अपवर्ड। तो इस वियर एंड टियर को अवॉइड करने के लिए ही, यानी हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ना प्रोवाइड करे, कोई दूसरे फोर्स भी ऐसे आए जिनसे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए और कम फ्रिक्शन लगने पर ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, जिसकी वजह से टायर खराब नहीं होंगे। और यही कारण है कि रोड में बैंकिंग करनी पड़ती है। और बैंकिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उस रोड का जो सेंटर से बाहर वाला एंड है उसे हम ऊपर उठा देते हैं, जिससे हमारी रोड में एक स्लोप आ जाता है, जिसे हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। सो द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड banking of the curved road. The system of raising the outer edge of a curved road above its inner edge is called banking of the curved road. The angle through which the outer edge of the curved road is raised above the inner edge is called angle of banking. ये दोनों ही चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी डायग्राम के साथ में कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है और एंगल ऑफ बैंकिंग आप किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, वापस इस डायग्राम पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि जब बैंक्ड रोड पर हमारी वैन मूव कर रही है, टर्न पर आई, सर्कल पर मूव कर रही है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 3 ही फोर्स सिर्फ लगते हैं और ये पॉइंट वैन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स वह पॉइंट जिस पर इस वैन का सारा मास कंसंट्रेटेड आप मानते हैं, तो हम उसी पॉइंट के मोशन को कंसीडर करेंगे। हम ऐसा मानकर चलेंगे कि वो पॉइंट मूव कर रहा है और उस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बैंक्ड रोड है, इसके लेवल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस लेवल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है जिस लेवल पर ऑब्जेक्ट रखा हो। यहाँ कार जिस लेवल रोड पर रखी है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा है। तो एक तो फोर्स हो गया आर। आप जानते हैं कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और ये लेवल रोड ये हॉरिजॉन्टल है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि वेट mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
सेकेंड फोर्स हो गया वेट mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट mg हो गया। और फ्रेंड्स एक फोर्स देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि रोड और टायर के बीच लगता है। जो बैंक्ड रोड है और टायर, इनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 तरीके के फोर्सेस लगे, जिनके सभी डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन R है, वेट mg है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F लग रहा है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है उसे करने के लिए हमें फोर्सेस के बेस पर इक्वेशन बनानी है। उन्हें सॉल्व करके टर्न पर कार की मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी के लिए हमें इक्वेशन निकालना है, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फ्रेंड्स इक्वेशन हम कैसे बनाएं, उसका प्रोसेस ये होगा कि जो 3 फोर्सेस दिख रहे हैं R, mg और F, इन तीनों के हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें, यानी इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर लें। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन R को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन R है उसकी डायरेक्शन आप देख चुके हैं कि लेवल हमारा जो बैंक्ड रोड है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन R की डायरेक्शन है। आप ये R की डायरेक्शन देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए लेवल रोड और बैंक्ड रोड, इनके बीच बन रहा है एंगल थीटा। ये जो R वाली डायरेक्शन है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो mg की डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड R बैंक्ड रोड से परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि लेवल रोड और बैंक्ड रोड इन दोनों पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, हमारा ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन। और आप जानते हैं कि 2 लेवल्स के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी बनता है। तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस एंगल को हम थीटा ले लेंगे और इसको हम थीटा लेकर के R को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो जो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट है जाहिर सी बात है वो बनेगा R cos थीटा और दूसरा वाला बनेगा R sin थीटा। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट आ गया R cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया R sin थीटा। फ्रेंड्स mg तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, यानी इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, तो यहाँ कोई हमें कंपोनेंट ब्रेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब लास्ट फ्रिक्शन को भी हम कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ब्रेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप फ्रिक्शन F देख रहे हैं, इसमें इस लेवल रोड के पैरेलल अगर हम एक ऐसी लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये एंगल और ये वाला एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, मीन्स ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। और इसी को हमने यहाँ पर पैरेलल मूव करा के आपको सेम डायग्राम दिखा दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। F के साथ पैरेलल F आया और इस वाली लाइन की पैरेलल ये वाली लाइन आई और ये वर्टिकल वाली लाइन जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे, हमने पैरेलल डायग्राम को मूव करा के आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स उस पैरेलल डायग्राम में आप देखें एंगल थीटा आप समझ गए हैं और थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट है वो होगा F cos थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ हुआ F cos थीटा और वर्टिकल हुआ F sin थीटा। तो तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमने देख लिए हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि हमारी कार बिना फिसले बैलेंस्ड तरीके से चली जा रही है, वो ना रोड के ऊपर उठ जाती है ना रोड के नीचे जा रही है, तो ऊपर और नीचे का मतलब हम वर्टिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं और कार ना रोड के अंदर खींच रही है ना रोड से ऊपर जा रही है,
तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो देखें जरा कौन कौन से वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं। एक तो डाउनवर्ड F sin थीटा लगा, एक डाउनवर्ड mg लगा, इसके अलावा डाउनवर्ड कुछ नहीं है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स F sin थीटा प्लस mg हुआ और ये बैलेंस है। तो देखें जरा अपवर्ड कितना है, अपवर्ड में टोटल है r cos थीटा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, यानी F sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाना चाहिए। तो ये वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन बनेगी, जिसे हमने आगे देखिए लिख करके दिखाया हुआ है। वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन फ्रेंड्स ये वाली बनी, mg प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। जिसको थोड़ा सा रीएडजस्ट किया, रीएडजस्टमेंट में क्या किया, इस F sin थीटा को इस साइड ले आए हैं, जिससे हमारी अगली इक्वेशन क्या बनी, r cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये वर्टिकल फोर्सेस के बैलेंस को लेकर के हमने इक्वेशन बनाई है। फ्रेंड्स आगे आते हैं हम जरा सा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अब देखिए कौन कौन से लग रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ F cos थीटा है और R sin थीटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी टूवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी R sin थीटा प्लस F cos थीटा। लेकिन फिर ये बैलेंस कैसे हुआ, क्योंकि बाहर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, सेंटर से बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बार बार अभी कहते आ रहे हैं कि सर्कुलर मोशन पर जब हमारी कार मूव करेगी तो उसे सर्कल कंप्लीट करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और वो रिक्वायरमेंट कोई ना कोई फोर्स फुलफिल करेगा। तो यहाँ सेंटर की तरफ ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, यही मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस मिल करके mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल हो जाएं, तो नो एक्स्ट्रा फोर्स, जितनी रिक्वायरमेंट थी गाड़ी की उतना ही फोर्स उसको मिला और वो सर्किल कंप्लीट करते हुए मूव कर जाएगी बिना बाहर की ओर फिसले। तो यही कंडीशन हमने यूज़ किया और देखिए इससे हमारी जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन आई है वो r sin थीटा प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो फ्रेंड्स इस तरह से इक्वेशन 1 बन गई, और जो पहले एक्सप्लेन किया था मैंने वर्टिकल के लिए, वर्टिकल फोर्सेस को लेकर, वो इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ देखिए हम बार बार कहते आ रहे थे, स्टार्टिंग से ही बोला कि v जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं ये कैलकुलेट करेंगे लास्ट में इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और उसे हम कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द कार एट द टर्न, यानी टर्न पर कार की जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है उसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो हम मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स, r sin थीटा, चूंकि थीटा फिक्स है, इस थीटा में कोई चेंज नहीं हो सकता, r फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, और ये जो f ले रहे हैं तो f की वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली, f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r, f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r, और ये r क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, अदरवाइज फ्रिक्शन उससे कम होगा या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो अगर हम कह रहे हैं f की वैल्यू म्यू टाइम्स r हम लेंगे, और वो या तो म्यू टाइम्स r होगा या उससे कम होगा। दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, यहाँ f की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो म्यू टाइम्स r, तो म्यू टाइम्स r रख करके जो हम वेलोसिटी निकालेंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होगी, और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स r से कम रह गई तो वेलोसिटी भी कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स f इज इक्वल टू म्यू r रख करके जो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे टर्न पर वैन की, वो होगी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द कार एट द टर्न। तो फ्रेंड्स ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इसके पहले हमने
डायग्राम के बेस पे आपको फोर्सेस एक्सप्लेन जो किए थे उसे भी मैंने यहाँ लिख करके आपको बता दिया कि कौन कौन से 3 फोर्सेस फंक्शन कर रहे हैं वैन पर। एक तो वेट हो गया mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन r ऑफ द रोड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ। ये तीनों फोर्सेस मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लेकर के ये 2 इक्वेशंस निकाल ली हैं और हमारा एम क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी v निकालना। हमें यहाँ v स्क्वायर टर्म है और इस v स्क्वायर को सॉल्व करके अंडर रूट लेकर के हम v निकाल सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। अगले स्टेप में हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। और यहाँ देखिए साथ में ही हमने वो डायग्राम भी दे दिया है जिससे आपको ये इक्वेशन समझना भी आसान रहे। तो फ्रेंड्स अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन 1 को वर्टिकल वाली इक्वेशन 2 से हमें डिवाइड करना है। और इक्वेशन डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दें और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप ये डिवीजन करेंगे तो mv स्क्वायर अपॉन r होल डिवाइडेड बाई mg, जो जो कैंसिल होगा आप कैंसिल कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन rg, और दूसरे साइड होगा r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा। और यही इक्वेशन निकाल करके आगे की स्लाइड में मैंने दिया हुआ है। तो ये आ गई इक्वेशन। इसे हम v निकालने के लिए यहाँ से इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड के जो हैं उन दोनों को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो ये न्यूमरेटर, इसे अगर हम r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, ये भी r cos थीटा से डिवाइड होगा जब आप ओपन करेंगे, और ये भी डिवाइड होगा। जब फर्स्ट टर्म r cos थीटा से डिवाइड होगा तो r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा, और दूसरा वाला टर्म आपको दे देगा cos थीटा को कैंसिल करके f अपॉन r। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर बन गया tan थीटा प्लस f अपॉन r, और डिनोमिनेटर को भी आप देख लें जरा सा। डिनोमिनेटर को जब आप देखते हैं तो डिनोमिनेटर में कौन से टर्म है, r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। तो जब इस पूरे को आप r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वाला भी डिवाइड होगा माइनस ये वाला भी डिवाइड होगा। r cos थीटा से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, और f साइन थीटा अपॉन r cos थीटा करेंगे तो f अपॉन r tan थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, 1 माइनस f अपॉन r tan थीटा। तो इस तरह से हमारी जो वैन से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया वो हमें ये टर्म दे देता है। अब यहाँ हमें मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी चाहिए, तो f की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली वैल्यू है f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r, वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें। f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r का मतलब क्या हुआ, f अपॉन r इज इक्वल टू म्यू। तो जहाँ जहाँ f अपॉन r है वहाँ हम म्यू रख सकते हैं, और जैसे ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यानी हमें v स्क्वायर निकालना है तो ये rg दूसरे साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ गया, और इसके आगे हमें v स्क्वायर से v चाहिए तो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें, तो v स्क्वायर जो है वो v में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड साइड में अंडर रूट लग जाएगा। ये आ गया टर्न पर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी वैन की। तो फ्रेंड्स अभी इसमें हमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने हैं, क्योंकि अभी हम लेवल रोड तक पहुँचे ही नहीं हैं।
स्पेशल केस में एक तो हम ऑप्टिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ऑप्टिमम का क्या मतलब हुआ? अनुकूलित वेग। अनुकूलित या ऑप्टिमम का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी वेलोसिटी जिससे हमारे टायर खराब ना हो। तो स्टार्टिंग से ही हमने क्या कहा कि टायर क्यों खराब होंगे? फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो जल्दी खराब होंगे, और फ्रिक्शन जीरो कर दें तो टायर नहीं खराब होंगे। फ्रिक्शन जीरो का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए F = म्यू टाइम्स आर। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, वो तो जीरो नहीं करेंगे, हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे जीरो। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एनी हाउ लुब्रिकेंट वगैरह यूज करके हम जीरो कर लेते हैं तो हमारा फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। और फ्रिक्शन को जब हम जीरो करते हैं तो वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी होगी। तो जो सेम ये वाली इक्वेशन आई है, यहाँ तो ना फ्रिक्शन जीरो है ना रोड की बैंकिंग जीरो, म्यू भी है और थीटा भी है। अब अगर हमें लेवल रोड चाहिए तो हम थीटा को जीरो कर दें, और अगर हमें ऑप्टिमम वेलोसिटी चाहिए यानी फ्रिक्शन जीरो करना है, अनुकूलित वेग चाहिए, तो हम म्यू को जीरो कर दें। तो पहले हम ऑप्टिमम वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं, अनुकूलित वेग हम स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अनुकूलित वेग स्टडी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जीरो कर देंगे म्यू को। हमारा जो फ्रिक्शन है वो जीरो कब होगा? जब हम म्यू को जीरो कर दें। तो इस वाली इक्वेशन में हम म्यू को जीरो कर देते हैं। जैसे ही म्यू को जीरो करेंगे, आप देखिए जहां जहां उस इक्वेशन में म्यू है वहां जीरो रख दिया, उसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बनकर के आ गई v = √RG tan थीटा। यानी अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो वैन की मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इतनी रह जाएगी। ये हो गई ऑप्टिमम वेलोसिटी। और एक और स्पेशल केस हमें स्टडी करना है, द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा फॉर मिनिमम वेयर एंड टेयर। अभी हमने इक्वेशन जो यहाँ पे निकाली, ये वो वेलोसिटी निकाली जबकि फ्रिक्शन जीरो है। अब अगर आपसे कहा जाए वो है एंगल ऑफ बैंकिंग बताइए रोड की, जिस पर यदि हमारी वैन चले तो मिनिमम वेयर एंड टेयर हो, यानी टायर कम से कम खराब हो। तो सबसे कम क्या होगा? जबकि फ्रिक्शन जीरो हो यानी म्यू जीरो हो। दैट मीन्स इस कंडीशन में रोड की बैंकिंग कितनी होगी? जहाँ पे वेयर एंड टेयर मिनिमम है, टायर खराब सबसे कम होगा। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा निकाल दें, वही रोड की बैंकिंग होगी। और इसको सॉल्व कैसे करें? बोथ साइड हम कर दें, इसमें स्क्वायर ले लें, तो v² = RG tan थीटा हो जाएगा। उससे हम लिख पाएंगे v²/RG = tan थीटा। तो हमें थीटा एंगल मिल जाता है, जैसे कि यहाँ हमने आपको निकाल कर दिखाया। tan थीटा = v²/RG, यानी थीटा = tan इनवर्स v²/RG। ये उस केस में एंगल ऑफ बैंकिंग है जबकि मिनिमम वेयर एंड टेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यू = जीरो लिया, फ्रिक्शन जीरो, तो टायर सबसे कम खराब होगा। एक और केस अभी रह जाता है जो हमने स्टार्टिंग से ही आपसे कह रखा है बताने के लिए, कि लेवल रोड पे अगर हमारी कार चल रही है, व्हेन देयर इज नो बैंकिंग ऑन द रोड, उस केस में किस मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी से हमारी कार टर्न पर मूव कर पाएगी? तो फ्रेंड्स, जो इक्वेशन हमने आपने निकाला है, ये वाला बैंक्ड रोड के लिए जो निकाला था, उसमें जहां जहां थीटा है उसकी जगह हम जीरो ले लें और कुछ नहीं करना। वही सेम इक्वेशन, जहां थीटा है वहां जीरो कर दिया, यानी रोड की बैंकिंग जीरो हो गई। दैट मीन्स लेवल रोड हो गया, लेवल रोड है। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो tan 0 डिग्री जीरो हो जाएगा। सॉल्व होके लेवल रोड पर हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी मिली कार की, वो v = √RG म्यू। तो इस तरह से एक ही प्रोसेस से हम बैंक्ड रोड को भी केस में भी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकाल पाए और लेवल रोड के केस में भी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकाल पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे आगे के वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।